नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। क्या कुछ हुआ है दिन भर आज देश में? देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले खबर देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई नगरी से, जहां पर व्यस्ततम रेलवे स्टेशन दादर में सरेआम चाकू मारकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। ऐसे में तमाम वे लोग जो स्टेशन में मौजूद थे तमाशबीन बने रहे। हालांकि रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी बेदिल कैसे हो गई ये मुंबई? मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर 2 लड़कों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक ने चाकू निकालकर वार करना शुरू कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक वो चाकुओं से वार करता रहा। आसपास से गुजर रहे लोग ये सब कुछ तमाशे की तरह देखते रहे। दादर जैसे भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर सरेआम दोपहर में एक शख्स चाकू से गुदता रहा, लेकिन किसी ने उस शख्स को बचाने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, चाकू लगने के बाद घायल अवस्था में वो स्टेशन पर पड़ा रहा, लेकिन कोई उसे अस्पताल तक नहीं ले गया। इस समय हम मुंबई के दादर स्टेशन की उसी फुटओवर ब्रिज के ऊपर खड़े हैं जहां पर ये पूरा हत्याकांड अंजाम दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि जो खून के जो दाग हैं वो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कि इससे कि ये जो खून हुआ है, जो मर्डर हुआ है, किस तरह से आरोपी ने चाकू से गोद कर उसे अधमरा कर दिया था। जानकारी मिलने पर जब तक बलिराम नामक उस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी जान जा चुकी थी। हालांकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं। और मुंबई के बाद अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में दशहरे के मौके पर रामलीला मैदान में आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया। तो ऐसे में अब नाराजगी कांग्रेस के पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल की ओर से सामने आई है। हालांकि कमेटी ने पीएम मोदी और कैबिनेट को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, लेकिन खफा होकर जेपी अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में रामलीला और पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन करने वाली रामलीला कमेटी दशहरे के दिन होने वाले रावण के पुतला दहन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहती है। लेकिन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल को नरेंद्र मोदी को बुलाया जाना नागवार गुजरा। कमेटी का अध्यक्ष रहते नरेंद्र मोदी का आना जेपी अग्रवाल को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। लिहाजा पिछले कई साल से कमेटी के अध्यक्ष रहे जेपी अग्रवाल ने रामलीला कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। कमेटी के पदाधिकारियों का आरोप है कि जेपी अग्रवाल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी सिर्फ कांग्रेस के आएंगे चेहरे, तो हमने कहा भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका हक तो प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा ही। हमने तो इनवाइट करना ही करना है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर साहब पे है आगे भाई आए या ना आए, ये तो उन्होंने देखना है, हमने इनवाइट करना। गौरतलब है कि पिछली बार भी रामलीला कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतला दहन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और लौटने के बाद कम समय होने की वजह से वो रामलीला कमेटी के पुतला दहन में शामिल न होकर लाल किला के सामने होने वाले लवकुश रामलीला कमेटी के पुतला दहन में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री के आमंत्रण के विरोध को लेकर बीजेपी ने जेपी अग्रवाल को आड़े हाथों लिया है। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में और उनके कारण से अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो आपकी कितनी क्षीण मानसिकता है। ये मानसिकता दर्शाती है कि आप कितना छोटा सोचते हैं और आपका कितना छोटा मन है। देश के प्रधानमंत्री हैं और वो सबके प्रधानमंत्री हैं। और अब खबर पटना से, जहां पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि नौबत यहां तक आ गई कि धक्का मुक्की तक शुरू हो गई। एक कार्यकर्ता टिकट बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा रहे थे और इसके बाद इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। खास बात यह भी है कि 2 दिन पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के दफ्तर में टिकट बंटवारे के लेकर के असंतोष कार्यकर्ताओं में दिखा और उन्होंने तो तोड़फोड़ तक की थी। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर पुलिस तलाश कर रही है सोमनाथ भारती को, जो खुद दिल्ली सरकार में कानून मंत्री थे और लगातार उन्हें तलाशा जा रहा है। उन पर आरोप है हत्या की कोशिश, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का। लेकिन सोमनाथ भारती पुलिस से लगातार आंख मिचौली खेल रहे हैं। जहां जहां भी उनके होने की आशंका है, पुलिस वहां दबिश दे रही है। लेकिन सोमनाथ भारती लगातार अपनी जगह बदलते जा रहे हैं।
बावजूद इसके पुलिस पूरी शिद्दत से उन्हें तलाश रही है। सोमनाथ भारती की तलाश में जब पुलिस उनके घर पहुंची तो सोमनाथ भारती वहां से भी गायब नजर आए। आखिरकार पुलिस डॉन को अपने साथ ले गई। डॉन सोमनाथ भारती का पालतू कुत्ता है। सोमनाथ भारती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उनका साथ छोड़ दिया है और दिल्ली पुलिस ने उनकी तलाश में दिन रात एक कर रखा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सोमनाथ भारती क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सोमनाथ भारती 5 से भी ज्यादा मोबाइल फोन और नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गुरुवार रात उनके फोन की लोकेशन हरियाणा में मिली थी, जबकि इससे पहले उनकी लोकेशन आगरा, गाजियाबाद और मेरठ में थी। पुलिस के मुताबिक भारती के साथ लगातार 4-5 लोग रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भाई कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह ना कंडक्ट करके और कानून के सामने आए, कानून का साथ दें और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और जो पक्ष रखना है रखें। आम आदमी पार्टी को भले ही सोमनाथ भारती की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, लेकिन पार्टी को इस बात से भी एतराज है कि पुलिस भारती के पीछे इतनी क्यों पड़ी है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि वो आरोप सही है। उस आरोप को सही या गलत साबित करने का अधिकार न्यायालय के पास है और हमारा ये मानना है कि उस पर कोई वर्डिक्ट देने की बजाय हमें इंतजार करना चाहिए माननीय न्यायालय के फैसले के आने तक का। इसके पहले तो उनको अपना अधिकार की अपनी बात को न्यायालय में रखें और प्रयास करें खुद को निर्दोष साबित करने की। सोमनाथ भारती की जमानत की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है, लिहाजा पुलिस सोमवार से पहले ही सोमनाथ की गिरफ्तारी किसी भी सूरत में कर लेना चाहती है। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री को पुलिस भले ही तलाश रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अब शराब पीने की वैधानिक उम्र 25 से घटाकर 21 करना चाहती है और इसके लिए सरकार दलील भी दे रही है दूसरे राज्यों की, जहां पर 18 और 21 साल में ये अधिकार दे दिया जाता है। हालांकि इसे लेकर भी विवाद है। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करना चाहती है। उनकी दलील है कि कई बाजारों को रात भर खोलना चाहिए। एक निश्चित उम्र के बाद जब हमें ये मालूम है कि निर्णय लेने की शक्ति किसी व्यक्ति में आ गई है, उसके बाद वो क्या जिंदगी जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इसमें सरकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कपिल मिश्रा के इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मालूम नहीं दिल्ली को कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं वो, और दिल्ली में किस तरह से शराबमय दिल्ली बनाना चाहते हैं या क्या उनके मन में है। एक हर देश की उसकी अपनी संस्कृति होती है और हमारी संस्कृति में शराब को कितना अच्छा माना गया है, तो मुझे लगता है कि इसका विचार उनको करना चाहिए। बीजेपी के बयान के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद मोर्चा संभाला और बीजेपी को अपने राज्यों को देखने की नसीहत दी। बीजेपी के वो नेता जो इस बारे में बोल रहे हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों में अपने व्यवस्था को झांक के देखें और उसके बाद कुछ बयान दें। शराब पीने की वैधानिक उम्र घटाने पर विवाद छिड़ रहा है, लेकिन विवाद कश्मीर में भी देखने को मिला। वो उपद्रव के तौर पर ये लोग उपद्रवी सड़क पर भी नजर आए। दरअसल आज ईद के मौके पर भी ये उपद्रवी सड़कों पर दिखाई दिए। ईद की नमाज के बाद इन्होंने पाकिस्तान के और आईएस के झंडे भी यहां पर फहराए। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बकरीद की नमाज के बाद भीड़ ने पाकिस्तान और आईएसआई के झंडे फहराए। हिंसा की आशंका को देखते हुए पहले ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन सुरक्षा इंतजामों के बावजूद कुछ उपद्रवी तत्वों ने घाटी में बवाल करना शुरू कर दिया। भारत विरोधी नारे लगाए गए। इतना ही नहीं, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव भी किया गया। इसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों के घायल होने की खबर आई। बीफ बैन के बाद से ही जम्मू कश्मीर में तनाव का माहौल है। इसी को देखते हुए सरकार ने ईद के मौके पर 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, लेकिन प्रशासन की ये सारी तैयारियां बेकार साबित हुई। मैं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि प्रदेश सरकार इस सब घटनाक्रम को लेकर के संज्ञान किए हुए है और उचित कार्रवाई करेगी। ईद पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने अलगाववादियों को नजरबंद भी किया। ये विवाद और उपद्रव देखने को मिला श्रीनगर में, लेकिन एक और विवाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर के एक बयान से देखने और सुनने को मिल रहा है। हालांकि इस विवादित बयान के बाद पार्टी ने इससे किनारा तो कर लिया है, लेकिन उषा ठाकुर का ये पहली बार विवादित बयान नहीं आया है। इससे पहले भी उन्होंने गरबे में अल्पसंख्यकों की मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा है कि किसी को भी जानवर की हत्या का कोई हक नहीं है।
यदि मुस्लिम समाज वाकई में अल्लाह के लिए कुर्बानी देना चाहता है तो अपने बेटों की कुर्बानी क्यों नहीं देते? वदंती सुनते आए कि अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उन्होंने वो किया और उसके बदले बकरा आ गया। तो या तो हम अपने बेटों की कुर्बानी देना शुरू करें, और बेटों की कुर्बानी नहीं दे सकते तो किसी निरीह जीव की कुर्बानी करने का मैं तो सोचती हूँ किसी को अधिकार नहीं है। उषा ठाकुर के बयान का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा है कि उन्हें उषा ठाकुर की मानसिकता पर अफसोस है। ये कोई पहली मर्तबा तो ऐसे कहते नहीं हैं। मेरे ख्याल से शायद कुछ दिन बाद इनको शायद कोई इस तरह का ख्याल एकदम से आता है, कोई उनकी एकदम से दिमागी कैफियत ऐसी होती है कि वो इस तरह की बात करने पर मजबूर हो जाती है। उषा ठाकुर के बयान पर बवाल बढ़ता देखकर बीजेपी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। जब संस्थागत रूप से कोई विचार होगा तो हम आपको बताएंगे। ये उनके निजी विचार हैं। हमारी ओर से सारे देश और प्रदेशवासियों को बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीवी के शो डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट करवाने का लालच देकर एक 8वीं के छात्र को किडनैप किया गया, उत्तराखंड ले जाया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे कोई और नहीं, इसी के नाबालिग डांस टीचर। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला 13 साल का स्वप्निल अपने माता पिता की सबसे बड़ी उम्मीद था। वो पढ़ाई के साथ साथ डांस का भी शौकीन था। तभी तो उसने अपने घर के पास चलने वाली डांस एकेडमी में ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उत्तराखंड में डांस इंडिया डांस में भाग लेने का लालच देकर उसके नाबालिग डांस टीचर्स ने 15 सितंबर को स्कूल के बाहर से स्वप्निल को अपने साथ लिया। आरोप है कि पैसे के लालच में 16 सितंबर की शाम टीचरों ने उत्तराखंड की एक पहाड़ी पर गला घोंटकर स्वप्निल की हत्या कर दी। फिर दिल्ली आकर किडनैपर बनकर स्वप्निल के परिवार वालों से 60,000 की फिरौती की रकम भी मांगी। उन्होंने 60,000 की मांग कर रहा था, सैटरडे को कॉल आई, 60,000 की मांग कर रहा था। तो हम वो जैसे फोन आया वैसे मैं पुलिस वाले को हमने दिया कि सर ये मेरा फोन आ रहा है कि तुम्हारे बच्चा मेरे पास है। तो उन्होंने पूरे बात किया और पापा बनके उन्होंने ही बात किया सारा। 19 सितंबर को स्वप्निल के पिता राजेश गुप्ता के पास फिरौती की फोन कॉल आई। उन्होंने जांच अधिकारी को फोन थमा दिया। जांच अधिकारी ने भी पिता बनकर किडनैपर से बात की। 20 सितंबर को पुलिस सादी वर्दी में रुपए लेकर बताई गई जगह पर पहुंची। जैसे ही बैग लेने किडनैपर आए, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लिया गया। और अब खबर मुंबई से, जहां पर केईएम हॉस्पिटल के 800 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। दरअसल कल उनके साथ मारपीट हुई थी और इसी के विरोध में उन्होंने यह हड़ताल की है। मांग ये है कि उन्हें जब तक के सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मुंबई के केईएम अस्पताल के डॉक्टरों के शरीर पर लगे ये निशान उनकी पिटाई की गवाही दे रहे हैं। इसी पिटाई के विरोध में आज अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इन डॉक्टरों के मुताबिक कल डेंगू से पीड़ित बच्चे को बहुत बुरी हालत में अस्पताल लाया गया। जगह नहीं होने की वजह से आईसीयू की जगह बच्चे को जनरल वार्ड में भर्ती किया गया, लेकिन सुबह 5 बजे बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद आरोप है कि परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। इधर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मरीज परेशान हैं। पिछले कई सालों से हमने इस मुद्दे पे बहुत सारे आंदोलन किए हैं। पिछले 2 महीने पहले भी जो स्ट्राइक हुई थी उसमें भी कई आश्वासन दिए गए थे, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि केईएम में जो सिक्योरिटी पर्सन है उनका जो रिक्वायरमेंट है उससे कई कम पर्सन है। पेट में ट्यूमर हो गया है। हम आए हैं बिहार से दिखाने के लिए, 3 हफ्ते से दिखा रहे हैं। आज आए हैं, आज टोटल रिपोर्ट सबमिट करना था। डॉक्टर ने बोला कि आप अगले हफ्ते आने का, शुक्रवार को। अब यह हड़ताल है। डॉक्टर्स का कहना है कि दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टरों की जान खतरे में रहती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। डॉक्टरों के मुताबिक 2 महीने पहले भी जब वो हड़ताल पर गए थे तो सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, लेकिन डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।